वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले गुड न्यूज देना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स को कि बेटा जी अनअकैडमी प्लस पर ईयर लॉन्ग बैच को स्टार्ट कर दिया है फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए, जिसका नाम है लेट्स क्रैक साइंस। क्लास 11th और क्लास 12th के जो साइंस के स्टूडेंट है बेटा जी, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश से, क्योंकि इस बैच में आपको ये सभी टीचर मिलने वाली है। ये मेरी पूरी टीम है, ठीक है, और सारे के सारे जो टीचर हैं वो अपने सब्जेक्ट के धुरंधर हैं, आपका एक भी डाउट रहने नहीं देंगे, ठीक है। आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आपको क्लास में रेगुलर क्विज होंगी, रेगुलर आपको पीडीएफ मिलेंगी एंड जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम ज्वाइन कर लीजिए, और फीस बिल्कुल नेग्लिजिबल फीस है एज कंपेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस से कंपेयर करते हो तो जितनी वहां पे एक सब्जेक्ट की फीस होती है ना बेटा, इतनी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की फीस है, और सभी कोर्सेज में आप लोग इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए एंड रेफरल कोड यूज करना है B5010 की जो थोड़ी सी फीस है ना, उसमें से भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मिलते हैं क्लास में, चलिए बेटा जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लास 11th के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सारे लॉज पढ़ेंगे, विद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। बच्चों को डाउट आती है इसके न्यूमेरिकल सोल्व करने में, तो बेटा जी बहुत बढ़िया रहने वाली है आज की क्लास आप सभी के लिए। तो क्या है, सिंपल सी बात है, केमिकल कॉम्बिनेशन की केमिकल कंबाइंड किस तरह से होते हैं। हमें पता है कि जब एलिमेंट से एलिमेंट मिलता है तो एक कंपाउंड बनता है। जब भी एलिमेंट से एलिमेंट मिलता है या एलिमेंट से एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड बनते हैं। तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। उन लॉ को बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए कौन कौन से लॉ हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले हम लोग इस लॉ को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। देन हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन एंड जो लास्ट हमारा लॉ होने वाला है जिसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी, वो है हमारे पास गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे लॉज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। अब देखिए ये जो बात करेंगे, ये बात करेंगे मास की, एंड ये जो लास्ट लॉ है ये बात करेगा वॉल्यूम ऑफ गैस की। क्लियर? अब इन लॉज को हमने डीप में पढ़ना है कि इन लॉ का मतलब क्या बनता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉ से। जो पहला लॉ है हमारे पास वो क्या बनता है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ जी, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने कंजर्व वर्ड सुना होगा। कंजर्व मीन्स होता है सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम मास की बात है। दैट क्या मतलब बनता है। अच्छा पहली बात ये लॉ दिया किसने था, एंटनी लेवोइजर ने दिया था। एंटनी लेवोइजर। और बेटा जी आप सबको इनके बारे में पता होगा, और नहीं पता है तो बहुत गलत बात, आपको पता होना चाहिए। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रख लेना। फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोइजर को बोला जाता है, और इन्होंने ये लोग दिया था। क्या बात बोली उन्होंने, दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to
इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। कि भैया कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा हो, कोई केमिकल चेंज हो रहा हो, कोई फिजिकली रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, तो उसके अंदर जो मास ऑफ प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा मास ऑफ रिएक्टेंट के। इस तरह से एक बात और बोल सकते हो आप लोग, दैट टोटल मास ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और एक और डेफिनेशन बन सकती है यहां से, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed बट ये बात सही नहीं है, ये बात को हम प्रॉपर सही नहीं बोल सकते। अगर नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, E इज इक्वल टू mc²। आपको वो फॉर्मूला याद होगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, जिस फॉर्मूले की वजह से वो सबसे फेमस साइंटिस्ट कहलाए थे। E इज इक्वल टू mc², दैट मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये क्या बोल रहा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो मास गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम इतनी अप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं, इतनी सही नहीं मानते हैं। हाँ, ये सभी डेफिनेशन ओके है। दैट क्या है भाई, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा हमेशा इक्वल होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे कि एग्जांपल लेके चलो, हमारे पास ये है AgCl प्लस NaNO3 है। ठीक है, इससे एक रिएक्शन हुई और ये बन गया NaCl प्लस AgNO3। नाम पता है ना सबका। और मैं आपको बहुत जल्द ये फॉर्मूले बनाने सिखाने वाला हूं। ये सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट। ये एक आयनिक रिएक्शन है और बहुत फास्ट ये रिएक्शन होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट ये रिएक्शन होती है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे NaCl प्लस AgNO3, ये ज्यादा चलेगा। ये बन जाएगा AgCl प्लस NaNO3। बेटा जी, जो लेफ्ट साइड में होते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो राइट साइड में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जो जरूरी बात आपने याद रखनी है, दैट कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। ऐसे एक क्वेश्चन भी था, ऐसे ही एक क्वेश्चन भी था। आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि CH3COOH है, CH3COOH और इसकी रिएक्शन करवा दी गई है विद NaHCO3। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे डाटा याद नहीं है बट ये रिएक्शन थी। ठीक है, और ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो जाती है, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। आपको अगर मैं बोल लूं ये 20 ग्राम है, ये 10 ग्राम्स है, ये 20 ग्राम्स है, ये 10 ग्राम्स है, ये 10 ग्राम है, ये 5 ग्राम है। अपनी तरफ से एक डाटा अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इतनी तरह से होता नहीं है बट अपनी तरफ से एक डाटा मान के चलते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपको ये बताना है कि CO2 कितने ग्राम्स होगा, बताइए कितने ग्राम्स होगा CO2। भैया जितना रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट कितना है 20 प्लस 10 30, और ये उतना ही प्रोडक्ट होगा। ये कितना होगा 10 प्लस 5 15, ये भी 30 होना चाहिए था। जब ये 30 है तो उसका 30 होने के लिए CO2 कितने ग्राम्स होना चाहिए, यहाँ पे 15 ग्राम्स। तो यहां से CO2 का मास आप लोग निकाल सकते हो, वो कितना हो जाएगा बेटा जी, 15 ग्राम्स हो जाएगा। और ये है सिंपल सा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जल्दी से चिपकाओ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत सारे नाम से फेमस है। पहला नाम है इसका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर इसको बोला जा सकता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर इसको बोला जा सकता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब ये जो लॉ दिया था वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, और इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी थी। अच्छा, हर एक लॉ की लिमिटेशंस है, ठीक है, बट इसकी लिमिटेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं साथ साथ करवा रहा हूं। अब देखिए ये लॉ क्या बोलता है, नाम से समझो, कांस्टेंट कंपोजिशन। अब कंपोजिशन से क्या समझते हो, कंपोजिशन मींस कोई भी चीज जिससे मिलके बनी है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि कंपोजिशन कांस्टेंट होगी। अगर कोई भी प्योर कंपाउंड है, उसकी जो कंपोजिशन होगी जिससे वो मिलके बना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड इन सेम फिक्स रेशियो बाय मास।
सिंपल से मीनिंग है बेटा कि अगर कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है तो वो हमेशा सेम एलिमेंट से बनेगा और उनका जो रेशियो बाय मास रहेगा वो सेम रहेगा। रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई कंपाउंड है, बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। अगर कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड है तो वो हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बनेगा। पहली बात, किससे मिलके बनेगा? सेम एलिमेंट, फिक्स। ठीक है। और दूसरा, उन एलिमेंट का जो रेशियो बाय मास होगा, रेशियो बाय मास होगा कंबाइन होने का, वो फिक्स रहेगा। रेशियो बाय मास वो क्या रहेगा? फिक्स। सर एग्जांपल दो। एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O है। प्योर वाटर लेना है, ये नहीं है कि नदी नाले का पानी ले लोगे। वाटर लेना है किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का तो रहने देना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी देश का पानी हो और किसी भी सोर्स का हो, बट वो प्योर हो, तो वो हमेशा किससे मिलके बनेगा भाई? वो हमेशा मिलके बनेगा हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। पहला पॉइंट, वो हमेशा मिलके बनेगा हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। एंड उनका रेशियो बाय मास देखोगे, अगर आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा जी? 2 है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। तो इनका रेशियो बाय मास हमेशा कितना रहेगा? 1:8 फिक्स रहेगा। क्लियर है? ये बात थी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की। कोई भी कंपाउंड ले लो। अगर मैं दूसरी बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा किससे मिलके बनेगा? किससे मिलके बनेगा भाई? ये कार्बन से मिलके बनेगा और दूसरा किससे मिलके बनेगा? ऑक्सीजन से मिलके बनेगा। पहली बात, कार्बन, और दूसरा किससे मिलके बनेगा? ऑक्सीजन से। और अगर आप इनका रेशियो बाय मास चेक करो, कार्बन का मास कितना होता है? सबसे फेमस 12 है। एंड ऑक्सीजन का कितना है? यहाँ पे 32 है। एंड रेशियो निकाल लोगे 3:8, वो फिक्स रहेगा। तो यही बात बोल रहे हैं। कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलती है कि अगर प्योर कंपाउंड है तो उनके एलिमेंट फिक्स रहेंगे एंड उनका रेशियो बाय मास वो भी फिक्स रहेगा। क्लियर है? बहुत जगह अप्लाई होता है। अब ऐसा होता है कि जब कोई अच्छा काम करता है ना तो उसके एंटी भी खड़े हो जाते हैं। लाइक जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो एक आधा मिल ही जाता है, अच्छा चलो कर देते हैं डिसलाइक। तो बेटा जी यहाँ पे भी यही फंडा है। अब कुछ खास बातें थी तो इसकी लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली, नॉट एप्लीकेबल इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट एज आइसोटोप। याद आइसोटोप क्या होते हैं? पता है ना? आइसोटोप क्या होते हैं? सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एग्जाम्पल आप सबने, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। ये एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है। इन सबका एटॉमिक नंबर 1 है बट एटॉमिक मास चेक करो तो वो डिफरेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और आप उसके कंपाउंड को देखोगे तो उनका रेशियो बाय मास डिफरेंट आएगा। कैसे बोल रहा हूं समझो इस बात को। जैसे हमने CO2 बनाना है, ठीक है। अब CO2 बनाने के लिए एक बार हमने C12 का यूज कर लिया। C12 समझते हो ना, जिसमें कार्बन का मास 12 होता है। और एक बार हमने यूज कर लिया C14 का। ठीक है बेटा। अब यहां से आप रेशियो निकालना, कितना आएगा कार्बन का और ऑक्सीजन का? 12:32। और यहां पे रेशियो क्या आएगा? 14:32। ठीक है। अब इनका आप रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा? ये आएगा 3:8। ठीक है। और यहां पे ये कितना आ जाएगा? 7:16। अब आप एक बात समझो, CO2 है, किससे मिलके बनी है? कार्बन से एंड ऑक्सीजन से। सेम एलिमेंट तो कार्बन ही है। अब एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं जिनका मास डिफरेंट हो। एक का मास 12 था, एक का मास 14 था। बेटा फोकस कीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये अलग बात है कि इसके सबसे फेमस जो है वो कार्बन 12 होती है, बट आइसोटोप तो होता है भाई कार्बन का। और लगभग सभी एटम्स का, सभी एलिमेंट आइसोटोप्स होते हैं सबके। तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 14 है। इन दोनों ने CO2 बनाया हुआ है। तो यहां पे जब आप रेशियो बाय मास निकाल रहे हो तो कार्बन का मास यहां पे 12 है, ऑक्सीजन का 32 है। कार्बन 14 जब आपने लिया तो कार्बन का मास 14 है, ऑक्सीजन का 32 है। और जब आपने उनका रेशियो निकाला तो एक जगह 3:8 आ रहा है और एक जगह 7:16 आ रहा है। और आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो सेम एलिमेंट कंबाइंड इन सेम फिक्स रेशियो बाय मास। जो रेशियो बाय मास होगा वो फिक्स होगा, सेम रहेगा हर टाइम। बट फेल हो गया लो। क्लियर है? दूसरी बात क्या हो? एलिमेंट कंबाइंड इन सेम रेशियो।
ऐसा पॉसिबल है कि एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन हो बट डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी फॉर्म। मैं आपको अच्छा, आप लोगों ने सुना आइसोमर? अपना ना चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, बहुत से कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था हमने। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते थे, लाइक अल्कोहल, फिनोल, अल्कोहल होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, एल्डिहाइड होता था, कीटोन होता था, ऐसा कुछ होता था ना। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे बेटा जी फोकस कीजिएगा, ध्यान से फोकस करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। जैसे कि हमारे पास है ये CH3 CO CH3 या फिर CH3 CH2 एंड CHO। इनकी बॉन्डिंग मैं नहीं समझा रहा हूं, चलो बॉन्डिंग भी समझा देता हूं। ऐसे बॉन्डिंग होती है, इसमें चेक करो तो ऐसे बॉन्डिंग होती है। अगर आपको बताओ C डबल बॉन्ड होता है बेटा, जिसे हम लोग कीटोन बोलते हैं, एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब एलिमेंट चेक करना, इसमें कार्बन कितने हैं, 3 है दोनों में। कार्बन कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6, 3 2 5 एंड 1 6, एंड ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 है, ठीक है। कार्बन का मास चेक करोगे 12 36 6 एंड ये 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 पे जा सकता है, 18:3:8, ठीक है। अब रेशियो दोनों का कितना आ रहा है, 18:3:8 दोनों का आ रहा है। रेशियो बाय मास जो है वो फिक्स है, बट आप चेक करो ये कीटोन बन चुका है, ये प्रोपेनोन है बेटा जी, ये प्रोपेनोन है, और ये क्या है, ये क्या है भाई, प्रोपेनल है। आई होप आप सबको ये पता है, और नहीं पता तो टेंशन मत लो, मैं जस्ट एक चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि भैया रेशियो बाय मास फिक्स है, एलिमेंट फिक्स है, उनका रेशियो बाय मास फिक्स है, बट आपके जो कंपाउंड है, हम बोले थे एक कंपाउंड बनेगा, बट ये कंपाउंड भी डिफरेंट बन गए। या फिर दूसरा एग्जांपल लो आप, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोगों ने क्या कर लिया, ठीक है, समझोगे डीप में भी समझेंगे इन टॉपिक को, अभी थोड़ी सी मेरे कहने से समझ लो। जैसे CH3 CH2OH है, आपको पता हो ये होती है अल्कोहल, इथेनॉल, दारू, है ना, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जो यूज की जाती है, ये है इथेनॉल। इथेनॉल ये तो सबसे ज्यादा याद होगा आपको, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है वो क्या है, अल्कोहल है। और अगर मैं बात करूं CH3O CH3, आप इन दोनों जगह पे चेक करो, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन दोनों जगह पे मिलाओगे तो 6 है, एंड ऑक्सीजन 1 है। अब रेशियो बाय मास निकालना, तो कार्बन का कितना है 24, ये 6, और ये कितना है 16, तो कैलकुलेट करो 12:3:8। अब आप दोनों ही कंपाउंड में अगर आप चेक करोगे बेटा, दोनों ही कंपाउंड में अगर आप चेक करोगे तो क्या चेक कर पा रहे हो कि एलिमेंट फिक्स है, रेशियो बाय मास भी फिक्स है, बट जो कंपाउंड बन रहे हैं, एक में अल्कोहल बन रहा है और ये इथर होता है, ये क्या है, इथर, इसे बोला जाता है मिथोक्सी मीथेन। क्या बोला जाता है इसे, मेथोक्सी मीथेन बोला जाता है भाई। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी, आप चेक करो बेटा कि फॉर्मूला सेम है, एलिमेंट सेम है, रेशियो बाय मास सेम है, बट कंपाउंड तो डिफरेंट बन रहे हैं। तो यहां पे कुछ फेलियर थे, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अप्लाई हो रहा था। बहुत से एग्जांपल अगर आप कुछ न्यूमेरिकल चेक करोगे, बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, दैट्स व्हाई मैं नहीं करवा रहा हूं, आप चेक करोगे कि ये जो लॉ है ये फॉलो होता है। चलिए जल्दी से इसको चिपका दो, चिपकाओ इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अभी नेक्स्ट लॉ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भाई, एंड इसका तो न्यूमेरिकल भी आया हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके अलावा एक न्यूमेरिकल और देखेंगे, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा जी ये लॉ दिया था जॉन डाल्टन ने। इसके बाद इस चैप्टर में डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी भी पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये। बात स्टार्ट करते हैं, क्या है, पहले डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा, 2-3 बार मैं आपको समझाऊंगा। When two elements combine to form two or more chemical compound, दो एलिमेंट को जोड़ना है और उनके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने हैं। एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम 2 बनाने हैं। Then the masses of one of the elements which combine with the fixed mass of other bear a simple ratio to one another। क्या कह रहे हैं, आपको कम से कम 2 एलिमेंट लेने हैं, उनको जोड़ के बहुत सारे कंपाउंड बनाने हैं। एक का मास फिक्स रखो, जिसका मास चेंज कर रहे हो ना, उसके मास का जब आप रेशियो निकाल लोगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। सर सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होता है, 1:2:3:4, ठीक है, 4:3, 4:3:2, 4:3:1, ये सिंपल होता है, छोटे छोटे नंबर हो। और अगर मैं बोल दूं 12:22:35, ये सिंपल नहीं है। बहुत बड़े बड़े नंबर इधर उधर हो रहे हैं तो वो सिंपल नहीं होता, सिंपल छोटे छोटे नंबर हो।
2:1, 4:3, 4:1, छोटे छोटे नंबर तक की जब बात की जाती है बेटा तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो माना जाता है। एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं। जैसे कि आपने दो एलिमेंट लिए बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रूल क्या है कि दो एलिमेंट लेने हैं और उनको जोड़ के आपने एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने हैं। तो आपने इन दोनों से कंपाउंड बना लिया, एक बना लिया H2O, पता होगा H2O इज वाटर। नेक्स्ट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लियर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर मैं आपसे पूछूं रेशियो बाय मास, सॉरी आपसे मैं पूछूं यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास इसमें 2 है, इसमें 2 है। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है, 32 है। रूल याद है क्या था, एक का मास फिक्स रखना है, कुछ भी रख सकते हो, एक का मास फिक्स रखो, हाइड्रोजन का फिक्स है। जिसका मास चेंज हो रहा है ना उसके मास का रेशियो निकालोगे, जब आप 16:32 का जब आप मास निकालोगे बेटा, मास का रेशियो निकालोगे तो 1:2 आया। सिंपल होल नंबर आया कि नहीं आया, सिंपल होल नंबर आया। तो यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि जब आप बहुत सारे कंपाउंड भी बनाओगे, मतलब दो एलिमेंट जुड़ सकते हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड वो बना सकते हैं, बट उनका जो रेशियो बाय मास रहेगा वो सिंपल होल नंबर रहेगा। दोबारा समझ लो, जैसे कि आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सुना होगा ना, दोनों ही गैसेस हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। यहाँ पे बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल होती है। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ना ऐसे लिखना है। अच्छा, मुझे बताना कि ये क्या है और ये क्या है, मुझे पता लगे कितना पढ़ के आए हो अभी तक, ये बताओ। वैसे मैं कई क्लास में बता चुका हूं आपको, ये कैपिटल सी स्मॉल ओ, कैपिटल सी कैपिटल ओ, ये क्या होते हैं। चलो बेटा यहाँ पे आओ, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे अगर आप कार्बन का मास चेक करो तो 12, ऑक्सीजन का मास चेक करो तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है 32 एंड इसका मास कितना है 16 है। तो एक का फिक्स रखना है, एक का फिक्स रखो, कार्बन का फिक्स कर दिया। अब जो चेंज हो रहा है उसका रेशियो निकालो, उसका रेशियो निकालो तो क्या आएगा 32:16 बोले तो 2:1, जो कि क्या है सिंपल होल नंबर ही तो है कि नहीं। क्लियर हो गए। अभी सॉरी यार ये लॉकडाउन है, अब लॉकडाउन खुला भी हुआ है और लॉकडाउन है भी, तो खुला हुआ है तो मार्केट में ट्रैफिक चलती रहती है और बंद है तो मैक्सिमम घर पे हैं, तो हल्का फुल्का थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप, थोड़ा बहुत शोर सा आ जाता है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा फेमस एग्जांपल आपको बुक में देखने को मिलेगा, ये सारे एग्जांपल फेमस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमने बनाया, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हम लोगों ने बना दिया N2O, N2O3, N2O4, N2O5, ये सारे कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना है भाई, इसमें 28 है, इसमें 14 है, इसमें 28 है, इसमें 28 है बेटा जी, इसमें भी 28 है। ऑक्सीजन का मास अगर मैं पूछूं आपसे तो ऑक्सीजन का मास इस केस में कितना है 16, इस केस में कितना है 16, इस केस में कितना है 48, इस केस में कितना है 64 और इस केस में कितना है 80 है। क्लियर हुआ। अब आप फोकस करो, क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां से क्या पूछी जा सकती है बात। अब हमारा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो क्या बोलता है कि आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। हमने दो एलिमेंट ले लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनसे मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने हैं। हमने बहुत सारे कंपाउंड बना लिए, हमने 5 कंपाउंड बना लिए। एक का मास फिक्स रखो, एक का मास फिक्स रखना है। किसका मास फिक्स रख सकते हो तुम लोग, मैक्सिमम सबका 28 है, इसका 28 नहीं है तो इसका 28 कैसे कर सकते हो आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 28 बेटा जी, और ये कितना हो जाएगा 32। अब जिसका मास चेंज हो रहा है ना उसका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लोगे 16:32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80। तो यहां से रेशियो क्या आएगा 1:2:3:4:5। क्लियर है, ये रेशियो आया। अब यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि रेशियो क्या है, सिंपल होल नंबर है। अब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आते हैं कि सर ये हमारे किस काम की चीज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फायदा हुआ। इनका फायदा बेटा जी ये हुआ, ये बताना चाह रहे थे कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होंगे भैया वो ऐसे हैं कि कुछ भी कंबाइन हो सकते हैं, उनके एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। इसका मतलब ये था कि केमिकल्स को आप कैसे भी मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आओ, अभी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। एक का मास फिक्स रखना है, दूसरे का चेंज करना है तो वो सिंपल होल नंबर आएगा। न्यूमेरिकल देखते हैं, एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी हमेशा इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। कार्बन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड बना रहे हैं।
द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ द कंपाउंड इज 42.9, 42.9 ही है ना, इतना ही होना चाहिए। आई थिंक मैं बुक में क्रॉस चेक कर लूं, हाँ यही है। वाइल इन द अदर इट इज 27.3%। शो दैट द डाटा आर इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आपको ये शो करना है कि जो डाटा आपको गिवन है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग गिवन है। देखो बेटा जी कैसे करेंगे, आपको दो कंपाउंड की बात की गई है तो आप लोग लिख सकते हो कंपाउंड वन एंड कंपाउंड टू। दो कंपाउंड की बात की गई है तो कंपाउंड वन एंड कंपाउंड टू। कंपाउंड वन में चलो, कार्बन कंटेंट इन द कंपाउंड इज, कार्बन कितना है यहां पे, कार्बन कितना है भाई, कार्बन है 42.9%, या आप लिख सकते हो 42.9 ग्राम लिख सकते हो। अगर इसमें कार्बन 42.9 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा भैया, जब दोनों से मिलकर बने टोटल परसेंटेज 100 होती है, ये 42.9 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा, रेस्ट जो भी बचा, यानी कितना बचा है यहां से 57.1 ग्राम। अब अगले केस में आओ, वाइल इन दी अदर इट इज 27.3। अगले में कार्बन कितना दिया है बताइए, कार्बन कितना दिया है 27.3 ग्राम एंड ऑक्सीजन कितना होगा यहां पर बताइए। जब कार्बन 27.3 है तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये 72.7 ग्राम। क्लियर है कि नहीं, इतना ही होना चाहिए, इतना ही है। ठीक है बेटा, अब आप समझो, हमें पता है यहां से आप एक चीज बता सकते हो दैट 42.9 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 57.1 ग्राम ऑक्सीजन। क्या आप यहां से ये बात नहीं समझ रहे हो कि अगर 42.9 ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना है 57.1। अगर ये 1 ग्राम होता, अगर कार्बन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9। ऐसे करेंगे, याद है नहीं याद है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 5 बॉल जो है, 5 बॉल की जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, तो 1 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी 100, ये अपॉन में चला जाता है तो ये 1 बॉल की कॉस्ट आ जाती है। सिमिलरली हमने बोला भैया इस कंपाउंड को देख के 42.9 ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना है 57.1 ग्राम। अगर ये 1 ग्राम हो जाए तो इसको अपॉन में लिख देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए 57.1 को जब डिवाइड करते हैं 42.9 से तो कितना आएगा बेटा, वो डिवाइड आपको खुद करना पड़ेगा। अभी मैथ्स में नहीं सिखाऊंगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सीधा यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं कि इसको जब आप सिंपल आउट करोगे, जब आप इसको सिंपल आउट करने वाले हो 42.9 57 हम कार्बन को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, बुक में दूसरे वे में किया है इसको। अच्छा एक बात सुनो मेरी, आप ना किसी को भी फिक्स रख सकते हो, ठीक है, जिसको आपका दिल करे वो। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं और 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9 है ना, यही है 57.1 डिवाइडेड बाय 42.9। चेक कर लो कितना आएगा। ठीक है, आ गया। तो यहां से कितना आ गया बेटा जी 1.33 ग्राम ऑक्सीजन। अगले केस में आओ। इस डाटा से आप लोग क्या समझ रहे हो, इस डाटा से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर 27.3 ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना है 72.7 ग्राम है ऑक्सीजन। कंपाउंड 2 में यही है। अगर इन केस ये 1 ग्राम होता, 1 ग्राम कार्बन होता तो ये कितना होता 72.7 बाय 27.3 ग्राम ऑक्सीजन होता। इसको सिंपल आउट कर लो तो एक बार जरा 72.7 को बेटा जी आप लोग डिवाइड कर रहे हो 72.7 डिवाइडेड बाय 27.3। तो चेक करना एक बार जरा कितना आ रहा है, दिख रहा है, आई होप विजिबल होगा। तो ये कितना आ रहा है भाई 2.66 ग्राम ऑक्सीजन। कंपाउंड बन रहे थे, हमें एक का मास फिक्स करना था, हमने कार्बन का मास फिक्स कर दिया 1 ग्राम। अब जो चेंज हो रहा है उनका रेशियो निकाल लो 1.33 डिवाइडेड बाय 2.66, ये कितना आ गया 1/2 या फिर 1:2 आ गया। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप चाहते तो ऑक्सीजन को भी कर सकते थे आप फिक्स। क्लियर है। आप क्या करते हैं कि भैया 57.1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करता है 42.9 ग्राम कार्बन के साथ, ऑक्सीजन को 1 ग्राम होगा तो वो कितना होगा, फिर ऑक्सीजन का डाटा कंपेयर कर लेते हैं या कार्बन का डाटा कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर हुआ, न्यूमेरिकल नहीं हुआ।
हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गया टेंशन मत लो, मैं एक और न्यूमेरिकल समझा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से इसको चिपका लो, ठीक है, जल्दी से चिपकाओ इसको। अगला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, अगला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, चिपका दिया। चलिए बेटा जी, अगला न्यूमेरिकल की मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं और फिर सीधी डाटा की तरफ चलेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर कंटेन, चिपका दिया होगा, है ना। चलिए देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन है ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वाटर कंटेन 5.93 ग्राम एंड 11.2 ग्राम हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। दो कंपाउंड की बात की गई है बेटा जी, एक तो की गई है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात, फोकस कीजिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात, और दूसरी बात किसकी की गई है, वाटर की, वाटर की। इन दोनों में आपको हाइड्रोजन का कंटेंट बताया, कितना बोला है, कंटेन 5.93% एंड 11.2% हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन कितना है भाई, इसमें हाइड्रोजन आपको बोला गया है 5.93%, यानी 5.93 ग्राम लिख सकता हूं। एंड यहां पे वाटर के अंदर अगर हाइड्रोजन पूछ लिया जाए, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कितना बोला गया है, वो बोला गया है 11.2 ग्राम। क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो यार वाटर हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको पता है क्या होगा भाई, ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन कितना होगा बताइए जरा, ऑक्सीजन कितना होगा, ये होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 94.07 ग्राम। और इस केस में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, जब ये 11.2 है तो ऑक्सीजन कितना होगा, 88.8 ग्राम। क्लियर है। अब यहां से आप लोग क्या समझ रहे हो, अगर मैं इस डाटा को सिंपल आउट करना चाहूं तो आप क्या समझ रहे हो, दैट 5.93 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विद 94.07 ग्राम ऑक्सीजन, यही समझ रहे हो भैया। हाइड्रोजन 5.93 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना है, 94.07 ग्राम। इन केस हाइड्रोजन 1 ग्राम हो, 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा तो ये कितना होगा, 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93। तो इसको जब मैं सिंपल आउट करता हूं, किसको भाई, 94.07 को चाहो तो खुद से कर लो, ठीक है, क्या है 94.07 डिवाइडेड बाय 5.93, तो बेटा जी ये कितना आ रहा है, कितना आ रही, 15.86 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस केस में आओ, वाटर वाले केस में आ जाओ कि भैया 11.2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करता है 88.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 11.2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करता है 88.8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। और अगर ये 1 ग्राम हो, अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम होता तो क्या होता, हम लोग लिख देते 88.8 बाई 11.2। इसको सिंपल आउट कर लो, इसको सिंपल आउट करोगे तो 88.8 डिवाइडेड बाई 11.2। अभी देखो यार, बिलीव कर सकते हो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, या फिर चेक करना तो चेक कर लो। ये आ गया, ये कितना आ गया, 7.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बताओ कि दोनों के डाटा को कंपेयर करो, आप लोग दोनों के डाटा को। अब देखो एक को फिक्स रखना ना, दूसरा जो चेंज हो रहा है उसका रेशियो निकाल लोगे, 15.86 डिवाइडेड बाय 7.92, तो ये कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। सिंपल होल नंबर रेशियो है। और यही तो बात हम बोल रहे हैं कि जब भी कभी दो एलिमेंट जुड़ते हैं, जब वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, एक का मास फिक्स करके दूसरे के मास का जब रेशियो निकाल लोगे तो वो सिंपल होल नंबर आने वाला है। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। इसको बेटा जल्दी से चिपकाओ और फिर आगे बढ़ते हैं। चिपकाओ इसको जल्दी से। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट लॉ जो है हमारा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी सबसे मुश्किल बच्चों को यही लॉ लगता है, बहुत सारे तो इसकी डेफिनेशन में हैंग हो जाते हैं और सबसे ज्यादा इसके न्यूमेरिकल्स में हैंग हो जाते हैं। सच्चाई ये बेटा थोड़े से मुश्किल है, ध्यान से समझना है। और एक चीज मैं बोलता हूं कि जो भी चीज मुश्किल है उसकी प्रैक्टिस करो, 2-3 नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अपने आप आपको आसान लगने लगेगा। चलिए इसको समझते हैं। पहली बात तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो दिया किसने था, रिश्टर ने दिया था।
अभी तक हमने जितने भी लॉ किए हैं उसमें हम दो एलिमेंट की बात करते हैं। हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें हम 3 एलिमेंट की बात करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, 3 एलिमेंट की बात होगी। ठीक है, फोकस कीजिए। क्या है? When 2 different elements combined separately with the fixed mass of third element, 2 एलिमेंट कंबाइंड होंगे एक तीसरे एलिमेंट के साथ, और वो जो तीसरा एलिमेंट है उसका मास रखना है फिक्स। द रेशियो इन विच दे विल डू सो विल बी द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइंड विद ईच अदर। क्या बोल रहा है? एक बार इसकी, चलिए अभी एक बार इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। ये कह रहा है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं। मान लेते हैं कि 2 डिफरेंट एलिमेंट क्या है बेटा जी? वो ए और बी। ठीक है, आप उसको कंबाइन कर दो एक तीसरे एलिमेंट के साथ सी। इसका मास रखो फिक्स, इसका मास रखना है फिक्स। अब जिस रेशियो में इसके साथ कंबाइंड होगा, जिस रेशियो में इसके साथ कंबाइंड होगा, इनका रेशियो निकाल लो। वो या तो सेम आएगा जिसमें वो एक दूसरे के साथ इसके साथ कंबाइंड हो रहा है, इसके साथ कंबाइंड हो रहा है, इनका कंबाइंड होने का रेशियो निकालना है। इसका मास फिक्स रखना है, फिर इनका रेशियो निकालना है इसके साथ कंबाइंड होने का, फिर आपस में कंबाइंड होने का जब रेशियो निकाल लोगे तो वो या तो सेम आएगा या सम सिंपल मल्टीपल आएगा। सर क्या बोल रहे हो? कंफ्यूज कर दिया, दोबारा समझो। देखो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। हमने मान के चलो कि एलिमेंट लिया सल्फर, हमने एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, हमने एलिमेंट लिया ऑक्सीजन। अच्छा, एक का मास फिक्स रखना है। ठीक है, अब इनको कंबाइंड कर रहे हैं हम लोग। ये कुछ ऐसे कंबाइंड हो रहे हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आपको। ये कंबाइंड हो रहे हैं। हम सल्फर का मास यहाँ पे, अच्छा सल्फर और हाइड्रोजन जब मिलते हैं ना तो बन जाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वो बन जाता है वाटर। अब कंबाइंड होने का इसमें देखना, यहाँ पे इसका मास कितना है 32, यहाँ पे इसका मास कितना है 32, यहाँ पे इसका मास 2 है, यहाँ पे इसका मास 16 है, यहाँ पे इसका मास 32 है, यहाँ पे इसका मास 2 है। समझ रहे हो ना ये मास मैंने कैसे लिखा है कि जब ये इसके साथ कंबाइंड हो रहा है तो इसका मास 32 है, जब ये इसके साथ कंबाइंड हो रहा है तो इसका मास 32 है। हाइड्रोजन जब इसके साथ कंबाइंड हो रहा है तो हाइड्रोजन का मास 2 है। बेटा जी फोकस कीजिए बिल्कुल ध्यान से। जब ये इसके साथ कंबाइंड हो रहा है यहाँ पे इसका मास 2 है, जब ये इसके साथ कंबाइंड हो रहा है यहाँ पे इसका मास 2 है। ऑक्सीजन जब यहाँ पे कंबाइंड हो रहा है तो 16 है, जब इसके साथ कंबाइंड हो रहा है तो उनका जो मास का रेशियो आ रहा है बेटा जी वो क्या आ रहा है? मास जो है उस टाइम ऑक्सीजन का वो 32 है। अब आप फोकस करो, आप अब सल्फर को तो फिक्स कर दोगे, सल्फर तो फिक्स है। अब जो एलिमेंट है जिनका चेंज हो रहा है वो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। इसके साथ जुड़ते हुए इनका मास का रेशियो निकाल लो। यहाँ पे इसका मास कितना है 2, इसका मास कितना है 32, 2:32 कितना आया? 1:16 आया ये मास। भैया जब ये दोनों एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं जिसका मास फिक्स है, उनका जब आप रेशियो बाय मास निकाल लोगे जुड़ते टाइम तो 1:16 आया। अगले केस में समझिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इनका मास निकालना तो वो कितना है भाई? हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 16 है, ये रेशियो कितना है 1:8 आया। अब इनको आपस में कंपेयर करोगे तो ये कितना आया 1:16, ये 1:8। तो रेशियो कितना बना यहां से 1:2 बना। या तो वो सेम बनेगा या फिर सम सिंपल मल्टीपल बनेगा। बन रहा है नहीं बन रहा है भाई? इस तरह से क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है? समझ में आ गया नहीं आ गया? फील आ रही है? सर फील नहीं आ रही, चलो दोबारा एक देखते हैं। फील लेके आते हैं। फील आनी जरूरी है भाई, फील आनी चाहिए। ठीक है, फील गई तो सारा खेल है, फील नहीं आएगा तो समझ में कैसे आएगा? फील लो। चलिए हमने क्या किया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, हाइड्रोजन लिया, इनको मिलाया और इनसे मिलके कंपाउंड बनाया। कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलके बनाया CH4। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का तो बड़ा फेमस है H2O। कार्बन और ऑक्सीजन का यहां पे आप कर सकते हो CO2। ठीक है, ये कर सकते हो आप लोग, कर दिया। अब इस केस में आप हाइड्रोजन का मास इस केस में चेक करोगे तो कितना आ रहा है 4, इस केस में कितना आ रहा है 2, यही है। हाइड्रोजन का मास इधर 4 है, इधर 2 है। कार्बन का मास, अगर आप कार्बन का मास चेक करो इस केस में कितना है बेटा जी 12, इस केस में कितना है 12 है। और ऑक्सीजन का मास चेक करो तो जरा एक बार इधर ऑक्सीजन का मास चेक करो तो जब ये इसके साथ जुड़ रहा है 16 है, जब ये इसके साथ जुड़ रहा है 32 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस तरह से बना सकते हो। अब हमारा लो क्या बोलता है कि 2 एलिमेंट लो और एक ऐसे एलिमेंट के साथ जोड़ो जिसका मास फिक्स है। अच्छा, वो फिक्स किसी का भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहां से डाटा से हमें कुछ पता लग रहा है कि यार कार्बन का फिक्स है।
अब इनके साथ जो जुड़ रहे हैं ना उनका रेशियो निकालो। इसके साथ जुड़ते टाइम हाइड्रोजन का मास कितना है, इसके साथ जुड़ते टाइम कार्बन का तो फिक्स है, चेंज किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप चेक करो हाइड्रोजन का मास कितना है भाई, इन CH4, इन CH4 हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है बताना जरा, हाइड्रोजन का मास कितना है 4, ठीक है, इन CO2। अब कार्बन को फिक्स रखा ना, ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 32, इनका रेशियो निकालना कितना आएगा, बोलना तो जरा 1:8, 1:8 आया भैया। दो एलिमेंट थे अलग अलग, वो तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो रहे हैं जिसका मास फिक्स है। अब जब ये इसके साथ कंबाइंड हो रहे हैं, इनका जो आप रेशियो निकालोगे कंबाइंड होने का तो 1:8 आ गया। अब वो इसके साथ कंबाइंड हो रहा है, आपस में भी कंबाइंड हो रहे हैं, इनका आपस में रेशियो निकालना कितना आएगा, वो कितना है 2:16, कितना आया 1:8 आया। अब इनको अगर आपस में कंपेयर करोगे तो कितना आएगा भाई 1/8 रेशियो 1/8, 1:1, समझते हो ना, वो सेम ही तो है, सेम आ रहा नहीं आ रहा, फील आ रही है, अभी फील आ रही है नहीं आ रही है, फील लो दोबारा। मैं क्या बोल रहा हूं कि दो अलग अलग एलिमेंट हैं, एक तीसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहे हैं जिसका मास आपने फिक्स रखना है। जब वो उसके साथ जुड़ रहे हैं, उनका जब वो कंबाइंड हो रहे हैं तो उनका मास निकालो, आपस में रेशियो निकालो उनके मास की कंबाइंड होने का, निकाल लिया। फिर वो आपस में जुड़ रहे हैं तो उनका रेशियो निकाल लो, तो या तो वो सेम आएगा या सम सिंपल मल्टीपल आएगा। क्लियर है, चलिए होप कि क्लियर हो गया होगा बेटा जी पॉइंट आपको। न्यूमेरिकल पे चलते हैं, न्यूमेरिकल से शायद आपको ज्यादा फील आए। अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन। एक आपके पास है अमोनिया, मैं सारे के सारे की बात कर दे रहा हूं, अमोनिया है पहला, एक कंपाउंड अमोनिया है। दूसरा वाटर है, वाटर। तीसरा क्या है भाई, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहो तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक तरफ आप नाइट्रोजन लिख लो, एक तरफ आप हाइड्रोजन लिख लो, एक तरफ आप ऑक्सीजन लिख लो, ऐसे लिखे जाएंगे, यही सारे के सारे हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। टेंशन मत लो, अगर नहीं समझ में आया मैं एक और न्यूमेरिकल से समझा दूंगा, फिर नहीं आया एक और न्यूमेरिकल कर लेंगे, वो टेंशन मत लो, वो टेंशन मेरी है, तुमने कोशिश करनी है समझने की। यहाँ पे H2O है और बेटा जी ये है N2O3, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब आप चेक करो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहे हैं तो NH3 बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो वाटर बन रहा है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं तो N2O3 बन रहा है। अमोनिया के केस में आपको क्या दिया गया है, अमोनिया के केस में आपको दिया गया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना दिया गया है 82.35 ग्राम, तो हाइड्रोजन कितना हुआ बाकी जो बचा 17.65 ग्राम। बेटा जी क्लियर है। अगले केस में चलो वाटर कंटेंट, वाटर में आपको दिया गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना दिया गया है 88.90 ग्राम, एंड हाइड्रोजन कितना दिया गया है भाई, हाइड्रोजन दिया गया है 11.10 ग्राम। इसको थोड़ी देर में देख लेंगे, इस डाटा से कुछ समझ सकते हो। अगर आप एक देखो, एक को तो फिक्स करना पड़ेगा, एक को फिक्स करोगे आप लोग, एक को फिक्स कर दो, हम हाइड्रोजन को फिक्स कर देते हैं ना। हमें पता है दैट 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यही है। और अगर यही हाइड्रोजन 1 ग्राम होता तो ये हो जाता 82.35 ग्राम बाय 17.65 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। बात क्लियर है, फील आ रही है या नहीं आ रही है भैया। डाटा दिया था अमोनिया में 82.35% नाइट्रोजन है, 17.65 हाइड्रोजन है, हमने लिख दिया। हम एक को फिक्स करना चाह रहे हैं, हमने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन भैया अगर 1 ग्राम है तो नाइट्रोजन, ये मैंने बता दिया था डिवाइड में क्यों जाता है ऐसे, ठीक है। यहां पे भी आप हाइड्रोजन को फिक्स कर लो, कैसे करोगे 11.10 ग्राम, 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड करता है कितने नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ 88.90 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बाकी 88.90, ठीक है, कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। 88.90 ग्राम ऑक्सीजन, और यहां से अगर मैं बोलूं 1 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा 88.90 बाय 11.10। अभी निकालते हैं अपना ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र है मोबाइल। तुम लोगों ने नहीं निकालना है, तुम लोगों ने खुद से सोल्व करना है। बस मेरा मैथ्स ऐसे ही है, स्लो है, और ज्यादा टाइम लगे उसका कोई फायदा नहीं है।
सर बातें कर रहे हो उसमें भी तो टाइम लग रहा है। बात तो तुम्हारी भी सही है, पॉइंट है, चलो बात नहीं करते। चलिए बेटा, तो पहले वाले केस में 82.35 है, डिवाइड करोगे किससे 17.65 से, तो भैया क्या आएगा यहां से आया है 4.66, वैसे 5 आ रहा है, नाइट्रोजन ग्राम। ठीक है, और इसको चिपकाओ तो जरा, अगले केस में बढ़िए 88.90 डिवाइडेड बाय 11.10, कितना आया है भैया, ये आया है 8.00, ठीक है, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, एक का फिक्स कर दिया, अब जो उसके साथ कंबाइंड हो रहे हैं उनका रेशियो निकाल लो। अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लू, यहां से मैं रेशियो निकालू बेटा जी 4.66, ये नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है 8.00, ये ऑक्सीजन है। इनका रेशियो तो निकालना जरा, 4.66 डिवाइडेड बाय, अब यार वो इतना आ गया, ठीक है, उसको पॉसिबल हो तो और कर लेना, अभी वो तो सीधा फ्रैक्शन में बता देगा आपको। ठीक है, चलो फ्रैक्शन में बता देता हूं आपको कितना आएगा। 8 पॉइंट, बेटा आपको बाकी फ्रैक्शन नहीं निकालनी है। 8.00 ये आ गया है 0.5825 आ गया। ठीक है, चलिए एक चीज क्लियर हुई। हाँ जी, अब यहां पे आओ नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में क्या है, कंटेन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन है 36.85 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है 63.15 ग्राम। अब इनका अगर आप अब इनमें से किसी को फिक्स नहीं करना, इनमें से सीधा आपको रेशियो निकालना। वहां पे हमने रेशियो किसका निकाला था, नाइट्रोजन टू द ऑक्सीजन का, यहां पे भी नाइट्रोजन टू द ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लो, यानी 36.85 टू द 63.15। बेटा जी क्या आएगा 36.85 डिवाइडेड बाय 63.15, और कितना आएगा एक बार चेक कर लो आप लोग, ये आया 0.5835, और एक्चुअल में ये सेम सा ही आने वाला है। अब देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब उसके साथ कंबाइंड हुए, फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ जब वो कंबाइंड हुए, उनका रेशियो वो भी इतना ही आया, और ये भी देखो पॉइंट इधर उधर हो गया होगा, वरना जो रेशियो आएगा बेटा जी वो फिक्स आएगा, रेशियो जो आएगा वो सेम आएगा, या सम सिंपल मल्टीपल आने वाला है। यही क्या बोलता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वो कौन बोलता है आपको, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है। ज्यादा बोल जाते हैं ना तो जीभ इधर उधर हो जाती है। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप टेबल बनाओगे, एक का मास फिक्स रखोगे, फिक्स रख के जो कंबाइंड हो रहा है उनका रेशियो निकालोगे, फिर जब वो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं उनका रेशियो निकालोगे, वो या तो सेम आएगा या सम सिंपल मल्टीपल आने वाला है। चिपकाओ इसको, कुछ डाउट रह जाते हैं टेंशन मत लेना, जल्दी ही दोबारा भी समझा दूंगा। इसको चिपकाओ जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट लो देखते हैं। ऐसा नहीं है इसके बाद लो नहीं, एक बहुत बड़ा लो है जिसे बोलते हैं एवोगाड्रो लो या फिर एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, वो पढ़ना है, बट उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब ये लो है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये वो जो लो है वो गैसेस के लिए है, सिंपल सी बात है, गैसेस के लिए। एक बार डेफिनेशन समझते हैं और फिर देखते हैं क्या कहना चाह रहा था। When gases react together और प्रोड्यूस, जब भी गैस रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और गैसेस ही प्रोड्यूस भी होंगी, मतलब जो रिएक्टेंट है वो भी गैसेस होना चाहिए और जो प्रोडक्ट है वो भी गैसेस होना चाहिए। इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिए कि जो वो रिएक्शंस हो रही है ना, वो सारी गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर में कैरिड आउट करवाना चाहिए। देखो सिंपल सी बात मैं आपको क्या बोल रहा हूं, लाइक एक रिएक्शन हमारे पास H2 एक गैस है, Cl2 एक गैस है, और इनसे प्रोडक्ट बन गया 2HCl, ये भी गैस है। इनके वॉल्यूम चेक करो, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका भी 1 है, इसका कितना है, इसके 2 वॉल्यूम्स है। तो ये कह रहे हैं कि जब भी गैसेस कंबाइंड होगी या जब भी गैसेस फॉर्म होंगी, अगर उनका टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रखा है तो उनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सम सिंपल मल्टीपल आएगा। रिपीट करो, जैसे कि हमारे पास वाटर बना रहे हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, ये गैसियस है, मान लेते हैं ये भी गैसियस है, ये तो गैस ही होती है, ये लिक्विड भी हो जाता है गैस भी हो जाता है, गैस मान लिया। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे अगर हम इनको गैस में बनाएंगे तो वो गैस ही रहेगी, हर एक को टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखा। तो बेटा जी आप देखो इन गैसेस का
ये जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रखा, उनके कंबाइन होने का या फॉर्म होने का जो रेशियो आएगा वो सम सिंपल मल्टीपल आएगा, सिंपल मल्टीपल होल नंबर रेशियो आएगा, यानी 2:1:2। सिंपल है, होल नंबर है, फ्रैक्शन में तो नहीं आया, बहुत ज्यादा ऐसे तो नहीं है, ठीक है, 12:35:76 ऐसा कुछ तो नहीं है, सिंपल है। क्लियर है? अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बड़ी फेमस रिएक्शन रहती है ये, N2 + 3H2 gives 2NH3। बेटा ये अमोनिया गैसेस प्रोसेस को कहा जाता है हैबर प्रोसेस, बड़ी फेमस है भाई, बहुत ज्यादा फेमस है हैबर प्रोसेस, ठीक है। ये भी गैसेस है, ये भी गैसेस है और ये भी गैसेस है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनका कंबाइन होने का और फॉर्म होने का रेशियो क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको चिपकाइए, वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।